हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसे हैं आप सब, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपके एग्जाम्स की, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई इंप्रूवमेंट आप देना चाहते हैं हमारे वीडियोस में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी इंप्रूवमेंट्स बिल्कुल वेलकम करेंगे और जो आपके डाउट्स हैं उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं उसको भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपके अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स हो जाते हैं तो हम एक गूगल मीट क्लास अरेंज कर लेंगे जिससे आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। ओके, सो हाउ आर यू ऑल। और लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम के बारे में। फिर हमने डिस्कस तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था अपना चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम की थ्योरी के बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट जो कंपैरेटिव हमने एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए थे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के। फिर हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का चैप्टर। तो हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है क्लास 11th और 12th की। आज हम डिस्कस करेंगे अपने हमने वन शॉट कंप्लीट कर दी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम्स में 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आने हैं उसी फॉर्म में। आज मैं एक सीरीज लेके आई हूँ, एक क्वेश्चन बैंक लेके आई हूँ जिसमें आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्वेश्चन आंसर्स 3, 4 और 5 मार्क्स के। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में एक्सप्लेन किया था उसको प्लीज देखिए। तभी आपको ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज है आपको समझ आएगी। ओके, और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए, सिर्फ 7 दिन पढ़ते नहीं रहना है। ओके, और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहना एग्जाम्स का, योगा एक्सरसाइज करते रहना और अच्छी डाइट लेनी है। ओके, और अगर हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंट्स है, हमारी इकोनॉमिक्स तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैथ्स है, इंग्लिश है, उसमें भी आपको कुछ सजेशंस देनी है या तो आपकी कोई आप चाहते हो कुछ इंप्रूवमेंट करें तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। ओके, सो लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। तो पीपीटी हमारी ओपन हो चुकी है नेशनल इनकम क्वेश्चंस की। इसको देखने से पहले प्लीज जो हमारा जो वन शॉट वाला सीरीज था जिसमें हमने पूरे 2 आवर्स में नेशनल इनकम जो इतना बड़ा चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नैलिटी विच रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ पीपल। तो मैंने आपको जो हमारा वन शॉट वीडियो था उसमें मीनिंग समझाया था कि एक्सटर्नैलिटी का मीनिंग क्या होता है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज जिससे जो वहां के लोग हैं उसको इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देना है ऐसी एक्सटर्नैलिटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नैलिटी व्हिच रिड्यूसेस द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो हमने जो वन शॉट वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक्सटर्नैलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज जिससे जो लोग हैं वहां पे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लोकेलिटी में पार्क आ गया तो पार्क से जो वहां के लोग हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। उनको फ्रेश एयर मिलेगी, उनको घूमने की जगह मिलेगी, तो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया वहां के लोगों के लिए। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब जो पोल्यूशन होता है वो भी एक अनवांटेड चीज है बट वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर। तो हमें ऐसी एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नैलिटी विच रिड्यूसेस द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो वहां के लोग हैं उनका वेलफेयर को रिड्यूस करती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल पॉल्यूशन का भी हो सकता है बट हम देखेंगे कि जो आंसर है जो क्वेश्चन बैंक है उसने क्या आंसर प्रोवाइड किया। When the activities of one result in harm to others, which no payment for the harm done, such activities are called negative externalities. तो मैंने आपको जैसे बताया कि दो टाइप की एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, एक का नाम होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और एक का नाम होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब हमने उसके लिए कुछ पे नहीं किया है बट उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं।
राइट, वो हमें हार्म नहीं कर रहा, उस चीजों से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। बट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ वन रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स, एक एक्टिविटी की वजह से हमें हार्म पहुंच रहा है वहां के लोगों को, हमने उस हार्म के लिए कुछ पेमेंट नहीं की है बट वो वैसे ही हमें पहुंच रहा है। इसका एग्जाम्पल्स आ जाएगा, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स बट एट द सेम टाइम क्रिएट्स वाटर पोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीजेस वेलफेयर बट एट द सेम टाइम पोल्यूशन रिड्यूसेस वेलफेयर। तो इसमें एग्जाम्पल ये है कि फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स, फैक्ट्रीज हमारी जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, बट गुड्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती है उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उससे पॉल्यूशन हो जाता है। तो उससे हमारा वाटर पोल्यूशन भी होता है, हमारा एयर पोल्यूशन भी होता है और हमारा नॉइज पोल्यूशन भी होता है। तो वो एक टाइप की एक्सटर्नैलिटी है कि हमने उसके लिए कुछ ना कुछ पे नहीं किया है बट वो हमें एक टाइप का हार्म प्रोवाइड कर रही है, हमने कुछ ना कुछ पे नहीं किया बट एक हार्म प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाएगा, जो फैक्ट्रीज गुड्स प्रोड्यूस करती है उसमें जो पोल्यूशन होता है उनके गुड्स प्रोड्यूस करने की वजह से, वो आ जाएगा हमारा एक्सटर्नैलिटी में, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का पार्ट होगा। और अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करें तो वो आ जाएगा वो हमारा जो कोई पार्क्स प्रोवाइड किए हैं हमें गवर्नमेंट ने, उसके लिए हमने कुछ ना कुछ पे नहीं किया बट वो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल तो पॉल्यूशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीजेस वेलफेयर बट एट द सेम टाइम पोल्यूशन रिड्यूसेस वेलफेयर। तो गुड्स प्रोड्यूस करने से वेलफेयर होता है, हमारी जीडीपी बढ़ती है, बट सेम टाइम पे क्या होता है, जो हमारा वेलफेयर होता है पूरी इकोनॉमी का वो रिड्यूस होता है। तो पोल्यूशन हो गया हमारा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा जीडीपी होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी और एक होता है हमारा रियल जीडीपी। तो इसमें हमें नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। ये आपका जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी आपका 2 मार्क्स का है और ये जो अब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो भी हमारा 2 मार्क्स का है। तो हमारे एग्जाम्स में 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। अभी हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी आपका जो नॉमिनल जीडीपी वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा 2 मार्क्स का है। इसकी डेफिनेशन है, nominal gross domestic product refers to the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year. It is estimated using the current prices. It is also called GDP at current price. तो ग्रॉस, अगर हम नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं, राइट। इसका नेम आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का दूसरा नाम है जीडीपी एट करंट प्राइस। ओके, दो टाइप्स की जीडीपी होती है, जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो अगर करंट प्राइस की बात करें तो आ जाएगा वो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोला है तो वो आ जाएगा हमारा रियल जीडीपी। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट करंट प्राइस। और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट मतलब है कि जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, ये हमारा इंडिया है, इसके अंदर अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की मार्केट वैल्यू पूरी कंट्री में और एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर का मतलब आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, सर्विसेज हमने रेंडर करी हैं, उसकी आ जाएगी मार्केट वैल्यू, राइट। इसको हम एस्टिमेट करते हैं करंट ईयर के प्राइस के बेस पे। तो करंट ईयर के प्राइस के बेस पे अगर हम एस्टिमेट करेंगे किसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, किसी जीडीपी को, तो वो आ जाएगा हमारा नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम उसको मेजर करेंगे उसके अगर हम जीडीपी उसकी बात करें, कांस्टेंट प्राइस की बात करें, तो वो आ जाएगा हमारा रियल जीडीपी के अंदर। उसमें आ जाएगा सम टोटल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये सब तो सेम रहेगा, बट इसमें जो जीडीपी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कांस्टेंट प्राइस के अंडर। तो उसे हम कहेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो हमारा रियल जीडीपी होगा। और नॉमिनल जीडीपी में कहें तो आ जाएगा जीडीपी एट करंट प्राइस, राइट। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स कैरी करता है।
इसकी क्वेश्चन है डिफाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हमें मीनिंग बताना है। आंसर इज द वैल्यू ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम। हमारी दो टाइप्स की इनकम होती है, एक होती है हमारी फैक्टर इनकम और एक होती है हमारी ट्रांसफर इनकम, राइट। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज दे के वो इनकम हमने ली है। तो हमने कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विसेज दी है, उससे जो हमें इनकम मिली है, हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, उससे जो हमें इनकम मिली है उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम। तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम आएगी, ना कि ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब, ट्रांसफर इनकम होती है हमारी वन साइडेड इनकम, उसको हम देते तो हैं बट बदले में हमें कुछ ना कुछ रिसीव नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब गवर्नमेंट है कुछ डोनेशन देती है, जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो वो वन साइडेड है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती कि जो फार्मर्स हैं, जो जिनको वो कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दे रही है, वो बदले में कुछ ना कुछ देगा। तो वो हमारी ट्रांसफर इनकम होती है। बट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसीडर करेंगे। फैक्टर इनकम की वैल्यू को जनरेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा हमारा 1 जैन से 31 दिसंबर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होती है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के जो अंदर अंदर हमारी जो फैक्टर इनकम होती है, उसकी वैल्यू को अगर हम कंसीडर करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री। तो डोमेस्टिक इनकम जो जनरेट हुई है कंट्री में, जो वहाँ के, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, उससे जो इनकम जनरेट करी है, उसको अगर हम ऐड कर देंगे सारी इनकम, तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी। तो इसमें हमने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है और वो कैसे डिफरेंट होती है हमारी नेशनल प्रोडक्ट से। अगर नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, तो अगर हम फैक्टर इनकम की जो वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर, जो हमारी इंडिया है उसके अंदर अंदर ऐड कर देंगे हम उसकी इनकम को, तो आ जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम के अंदर, और उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम देंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज अ ट्रांसफर पेमेंट? तो ट्रांसफर पेमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था कि हमारी जो इनकम होती है वो भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, राइट। एक होती है हमारी फैक्टर इनकम, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करी थी कि फैक्टर इनकम कौन सी होती है, और एक होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम जो होती है वो एक के लिए तो इनकम है, राइट। जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए तो अगर गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ डोनेशन प्रोवाइड करी, सब्सिडीज प्रोवाइड करी, तो फार्मर्स के लिए तो हमारी इनकम है, बट गवर्नमेंट के लिए वो पेमेंट बन जाती है। तो ट्रांसफर इनकम और हमारी जो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट जो होती है वो एक टाइप की होती है, बट किसी के लिए वो ट्रांसफर इनकम है और किसी के लिए ट्रांसफर पेमेंट है। तो व्हाट इज अ ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट आर दोज So transfer payment are those in which little payments corresponding to which there is no value addition in the economy. Examples give donation etc. तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है ये वन साइड पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए जो है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या है, हमारी वो एक पेमेंट है, और जो फार्मर्स है उनके लिए एक रिसिप्ट है, उनके लिए एक इनकम है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोज इन विच लिटिल पेमेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज नो वैल्यू एडिशन। तो ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब एक ऐसी पेमेंट्स जो वन साइडेड होती हैं, उसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि फार्मर्स उन्हें कुछ देंगे, तो वन साइड पेमेंट्स होती हैं, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है इकोनॉमी का। वो एक जो गवर्नमेंट है वो एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर रही है हमारे फार्मर्स को, या हमें अगर चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप देती है तो हमें प्रोवाइड कर रही है, या चैरिटी करती है तो भी हमारा उसके अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, किसी के बर्थडे पे जाते हैं उसे हम गिफ्ट देते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें कुछ ना कुछ सामने से गिफ्ट देगा, राइट। वो हमें कुछ ना कुछ देगा सामने से, तो वो हमारा एज अ गिफ्ट होता है, वो हमारी एज अ ट्रांसफर पेमेंट होती है। और जो वो हमारा
आदमी रिसीव कर रहा है वो हो जाएगी उसके लिए ट्रांसफर इनकम। तो गिफ्ट्स भी हमारे ट्रांसफर पेमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। और अगर हम किसी को डोनेशन देते हैं या गवर्नमेंट किसी को डोनेशन देती है तो डोनेशन वगैरह जो होंगे हमारे ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आ जाएंगे। हम किसी को डोनेशन देते हैं तो हमारी तरफ से तो वो ट्रांसफर पेमेंट है, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ट्रांसफर इनकम है। बट वो एक वन साइडेड है, उसके लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, और वो एक एज अ गिफ्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट के अंडर आएगा। तो होप करती हूँ आपको ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 मार्क्स का आता है जनरली एग्जाम में, तो ये आ जाएंगे आपके 3 मार्क्स के एग्जाम। Explain how non-monetary exchanges are a limitation in taking gross domestic product as an index of welfare। तो हमने अपना जो टॉपिक डिस्कस किया था अपने वन शॉट वीडियो में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो जीडीपी एज अ वेलफेयर है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, कि हम जीडीपी को इंक्लूड तो कर देते हैं वेलफेयर के अंदर, लाइक जीडीपी हम बता नहीं सकते कि एक एक्यूरेट मेजर है हमारी कंट्री की वेलफेयर को मेजर करने का, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, राइट। तो उसके लिमिटेशंस एक तो थे हमारे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक थे हमारे जो बार्टर सिस्टम होता है हमारी कंट्री में प्रिवेलिंग वो है, एक थे हमारा एक्सटर्नैलिटी वाला पॉइंट। आई मैं होप कर दूं कि आपको वो सब पॉइंट्स याद होंगे। तो हमारी इसमें पूछा है कि जो हमारा जीडीपी इंडेक्स का नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस वाला पॉइंट था, वो एक लिमिटेशन क्यों है हमारी वेलफेयर को मेजर करने के लिए इकोनॉमी में। तो हमें इसके बताने कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हम करते तो हैं, तो उस बट उससे क्या होता है कि हमारी जीडीपी जो है हमारी इतनी अच्छी निकल कर नहीं आती, तो वो एक लिमिटेशन क्यों है हमारी वेलफेयर को निकालने का। तो इसका हम सोल्यूशन पढ़ते हैं। The non-monetary exchanges which take place in the informal sectors are not included in the circulation of GDP since money is not being used. For example, service of a housewife, kitchen, gardening, etc. This results in underestimation of GDP. Hence, GDP is calculated in a standard manner. It does not give us a clear indication of the productive capacity and the actual welfare of the country. तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो होते हैं जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में टेक प्लेस करते हैं, वो एक एक्यूरेट मेजर नहीं है हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करने का। अब कुछ सेक्टर्स होते हैं हमारे फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, जिसमें सारी सारी फैसिलिटीज सब कुछ अच्छी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। बट कुछ होते हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एक एक्यूरेट मेजर नहीं है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। In the calculation of GDP, since money is being used, for example, service of a housewife, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब जिससे हमारी मनी नहीं आ रही इकोनॉमी में, लाइक वो टेक प्लेस तो कर रही, एक से दूसरे पे एक्सचेंजेस तो हो रहे हैं, बट उससे कुछ मनी सर्कुलेट नहीं हो रही इकोनॉमी में, उससे कोई मनी के लिए नहीं करी जा रही वो वाली एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाउस वाइफ की सर्विसेज को करें, वो काम तो करती है हाउस वाइफ, बट उससे जो हमारी इकोनॉमी में है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हमारी इकोनॉमी में कुछ बढ़ाने के लिए, राइट। तो वो हमारी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के अंडर आएंगे। किचनिंग होगी, हम किचन के अंदर काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी एक डोमेस्टिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, ना कि हमारी जो हमारी वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, राइट। तो ये वाली एक्टिविटीज से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होता सोसाइटी के अंदर। दिस रिजल्ट्स इन अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तभी जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं वो हमारी जीडीपी को अच्छे से एक एक्यूरेट मेजर नहीं है हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करने का। तो मैं टू कैलकुलेट जीडीपी इन अ स्टैंडर्ड मैनर, इट डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो जीडीपी मेजर करने का नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एक एक्यूरेट मेजर नहीं है, और हमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। इट डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उसका एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है, और जो हमारी वेलफेयर हो रहा है कंट्री का उसको निकालने का एक्यूरेट मेजर नहीं है। तो हमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए अपनी जीडीपी को निकालते समय। तो ये हमारा एक इसका ड्रॉबैक था। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा जनरली 3 मार्क्स का आता है। Explain how the distribution of gross domestic product is a limitation in the distribution in taking gross domestic product as an indication of welfare। तो हमने जो जीडीपी एंड वेलफेयर की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस डिस्कस की थी, उसमें एक लिमिटेशन ये भी थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
कि जो रिच सेक्शन है उसमें ही सारा का सारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो रिच है हमारी 1% इनकम होल्ड कर जो हमारी 1% लोग हैं वो इतनी सारी इनकम होल्ड करके रखते हैं, और जो लोअर सेक्शन वाले लोग हैं उनके पास बहुत इनकम है। तो जो लोअर सेक्शन वाले लोग हैं वो तो अपनी बेसिक फैसिलिटीज भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, और जो रिच सेक्शन वाले लोग हैं जिनके पास बहुत सारी इनकम है वो अपने जो शौक ही पूरे किए जा रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमें जीडीपी एंड वेलफेयर एक एक्यूरेट मेजर नहीं है हमारी जीडीपी निकालने का। तो इसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। इफ द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग शार्पली may not necessarily indicate the welfare. This is because the rise in GDP may be concentrated in the hands of few individuals or firms, leading to increase in inequality of income and wealth. This is the gap between the income of rich and poor widens, which does not indicate increase in welfare. तो इसमें यह है कि अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जीडीपी अच्छी है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है तो हो सकता है कि जो हमारी जीडीपी है वो जो हमारी 60% जीडीपी है वो हमारे 1% लोग होल्ड करके रखते हो, और जो बाकी 40% लोग बचे हैं उनके पास बहुत कम इनकम हो। तो जो ये बाकी वाले लोग बचे हैं उनके पास तो अपनी बेसिक फैसिलिटीज भी पूरा नहीं कर सकते, और जो बाकी लोग हैं हमारा वो उनके पास तो बहुत सारी मनी आ जाती है। तो जीडीपी और वेलफेयर एक एक्यूरेट मेजर नहीं है हमारी। जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बात करें तो एक लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि जो हमारी जीडीपी हो सकता है कि फ्यू इंडिविजुअल्स के हैंड में हो, लीडिंग टू इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। तो उससे हमारी जो कंट्री उससे हमारी जो कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, और जो गैप है रिच और पुअर का वो बढ़ जाता है। तो उससे हमारा मतलब यही नहीं कि हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है पूरी की पूरी इकोनॉमी का। तो जीडीपी और वेलफेयर एक एक्यूरेट मेजर नहीं है हमारी जीडीपी को मेजर करने का। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन डिस्कस करी। उसमें एक लिमिटेशन थी हमारी जो हमने पिछले डिस्कस किया था, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, और एक लिमिटेशन आ गई हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइडिंग द रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है, ये वाले क्वेश्चंस भी जनरली आपको 2 to 3 मार्क्स कैरी करेंगे, तो ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है। प्रोवाइडिंग द रीजन एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। जो हमारी जीडीपी होती है हमें बताना है कि ये सब चीजें हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होंगी या नहीं। क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम अब्रोड। अगर किसी इंडियन रेजिडेंट ने इंडिया में रहता है वो रेजिडेंट, उसने अब्रोड से कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया, वो हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं। तो आंसर रीड करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम अब्रोड विल नॉट बी इंक्लूड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर हम इंडिया में रहते हैं, हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुए, हमें कुछ इनकम रिसीव हुई है बाहर के लोगों से, तो ऑब्वियसली वो हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बन जाती है। हमें वो इनकम रिसीव होती है अब्रोड से, ना कि वो हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा, राइट। तो अगर हमारी कुछ ऐसी चीजें आ जाए कि हमें कुछ बाहर के लोगों से कुछ मिला है और हम इंडिया किसी और कंट्री के लोग हैं, तो वो हमारी NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, और वो हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर है नो। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है हमारा जीडीपी एट एमपी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेट डिस्पोजेबल इनकम। अब किसी चीज के आगे अगर नेट आ जाए ना तो उसमें उसका मतलब होता है उसमें से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना है। तो डिस्पोजेबल इनकम में से कुछ ना कुछ माइनस होगा। अब नेट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब, नेट डिस्पोजेबल इनकम इज द टाइप ऑफ इनकम दैट इज obtained टू द होल कंट्री फॉर स्पेंडिंग पर्पस और फॉर डिस्पोजिशन। तो नेट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम वो हमारी कंट्री में अवेलेबल है, पूरी की पूरी कंट्री में, उसको हम खर्च कर सकते हैं। तो इसमें से हमने इनकम में से जब सेविंग्स निकाल दी अपनी, तो जो इनकम हमें बचेगी वो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या तो स्पेंडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर इनकम में से हमने कंजम्पशन को सेविंग्स को जो सेविंग्स होती है हमने उसमें से निकाल ली और जो बचा उसे हम कहेंगे नेट डिस्पोजेबल इनकम।
तो नेट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम माइनस सेविंग्स. Net disposable income is that type of income that is obtained for the obtainment for the whole country for spending purpose. तो जो हमारी spending purpose के लिए इनकम बची है उसे हम कहेंगे net disposable income, सेविंग्स को हटाने के बाद. तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन भी आपका जनरली 2 मार्क्स कैरी करता है. ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन indirect tax on a subsidy on the price of a commodity. तो किसी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो हमारी कमोडिटी होती है उसका प्राइस होता है, तो उसका इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हमारी कोई कमोडिटी है फॉर एग्जांपल मैगी है, अगर उस पर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है. दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो डायरेक्टली हमें सिटीजन्स पे लगता है और हम खुद ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर उसकी बात हो गई, लाइक डायरेक्ट टैक्स, हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, वो जिस पे लगता है वही भरता है. बट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो इनडायरेक्टली लगता है. फॉर एग्जांपल अगर हम मैगी लेने जाएं तो उस पर कुछ ना कुछ पीछे चार्जेस होते हैं, जीएसटी लगा होता है, तो वो हम भर रहे हैं, भर तो हम ही रहे हैं, बट शॉपकीपर ने खुद भरने से बजाय हमसे चार्ज कर लिए वो पैसे. तो हम वो एक इनडायरेक्ट हमारा टैक्स हो जाता है, राइट. तो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर मैगी का प्राइस 10 रुपीज है तो इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से उसके प्राइजेस पे क्या इफेक्ट होगा. तो इसका आंसर हम रीड करते हैं. The impact of an indirect tax on commodities to increase the price and the effect of subsidies is to reduce the price in the market. तो ऑब्वियसली अगर किसी कमोडिटी के अंदर कोई मैगी है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, उस पर जीएसटी इम्पोज हो गया, तो उसका प्राइस तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. तो इससे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, हमारा जो प्राइस होता है कमोडिटीज का वो इंक्रीज हो जाता है मार्केट में. बट इसका अपोजिट केस है सब्सिडीज का. अगर हमें सब्सिडीज प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने तो उससे क्या होगा, अगर 10 हमारे रुपीज थे पहले तो उसमें से 2 रुपीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है, तो वो हमारा जो है कमोडिटी के प्राइस में से लेस हो जाएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज का वो पड़ेगा. तो सब्सिडीज तो होती है वो हमारी रिड्यूस कर देती है प्राइस को मार्केट में, और जो हमारा टैक्स होता है ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो जाता है. तो आई होप करती हूँ कि वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क्स का होता है आपका क्वेश्चन. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी आपका 2 मार्क्स कैरी करता है. आर द वेजेस एंड सैलरीज सेंड बाय इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंडिया पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया. तो इससे बोला है आर द वेजेस एंड सैलरीज सेंड बाय इंडियंस, जो इंडियंस होते हैं, अगर हमने कोई वेजेस एंड सैलरी सेंड करी वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंडिया, हम काम कर रहे हैं इंडिया की एम्बेसी में इंडिया के अंदर, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो अगर हमने कुछ बाहर के लोगों को, हम इंडियन एम्बेसी के अंदर हैं, तो हमने कुछ वेजेस या सैलरी सेंड करी बाहर के अंदर, तो वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं. नो, बिकॉज अमेरिकन एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो ऑब्वियसली अगर हमने अपनी कंट्री में रह के बाहर के लोगों को कुछ वेजेस या सैलरीज प्रोवाइड की तो वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वही चीजें इंक्लूड होती हैं जो हमारी जीडीपी के अंदर, जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है. बट अमेरिकन टेरिटरी तो हमने बाहर में सेंड कर दी तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो गई. तो नो, बिकॉज अमेरिकन एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो ये इंक्लूड नहीं होगा हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर जीडीपी के अंदर. तो ये हम हो जाएगा हमारा नो. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया. तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी चीजें जो होंगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा इंडिया में उसमें इंक्लूड होंगी. गिव रीजंस फॉर ईच आंसर. हमें बताना है कि कुछ कौन सी चीजें हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा इंडिया का उसमें इंक्लूड होंगी. तो फर्स्ट इज कंसल्टेशन फीस रिसीव्ड बाय अ डॉक्टर. ये हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होंगी या नहीं. तो ऑब्वियसली अगर हमें कोई फैक्टर इनकम रिसीव, हमारी कंट्री में कोई डॉक्टर है, उससे कुछ अपनी सर्विसेज कंट्रीब्यूट करने का उसने कुछ ना कुछ रिसीव हुआ है, तो ऑब्वियसली वो तो उसकी इनकम है और वो हमारे इंडिया के अंदर भी रहता है डॉक्टर, तो वो फैक्टर इनकम के अंदर इंक्लूड होगी. फैक्टर इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो हमने कंट्रीब्यूट करके कुछ सर्विसेज देके कुछ इनकम ली है. और ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है वन साइडेड इनकम, जो हमारी
हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया बट हमें ऐसे ही मिल गई है। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ने, अगर कुछ डॉक्टर ने कुछ कंसल्टेशन की फीस ली है तो ऑब्वियसली वो इंक्लूड होगा हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा येस, इट इज अ फैक्टर इनकम एज इट इज अ सैलरी। तो ऑब्वियसली वो जो कंसल्टेशन फीस है वो गवर्नमेंट की सैलरी का पार्ट है और वो इंक्लूड होगा हमारी जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक फर्म। अगर कोई डोमेस्टिक फर्म है, हमारी इंडिया की फर्म है, उसने कुछ शेयर्स परचेज करे हैं तो वो हमारा इंक्लूड होगा या नहीं। तो आंसर इसका रीड करते हैं। नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी बिकॉज इट इज मेयरली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच डज नॉट हेल्प डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन। ये तो ये हमारी जो हमने कुछ शेयर्स परचेज करे, हमारी कोई डोमेस्टिक फर्म है, हमने कुछ शेयर्स परचेज करे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा हमारी जीडीपी के अंदर, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमने शेयर्स लिए, शेयर्स दिए, कुछ बॉन्ड्स दिए, डिवेंचर्स लिए, तो वो उससे कुछ जीडीपी को लेना देना नहीं है, वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उससे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स जो है वो एक फर्म से दूसरी फर्म पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इससे कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा एनहेंस नहीं हो रहा है और ये जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर इज नो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन का बैंक है, उसने इंडिया के ब्रांचेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न किया, तो वो हो जाएगा हमारा इंक्लूड जीडीपी में या नहीं। तो सो इट इज अ फैक्टर इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज इंक्लूड बिकॉज ऑफ फैक्टर इनकम। तो अगर हमने कुछ इंक्लूड किया है, फॉरेन इनकम, फॉरेन बैंक है, उसने इंडिया के बैंक में कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्लूड हमारा होगा जीडीपी के अंदर, क्योंकि वो हमारी फैक्टर इनकम और सैलरी का ही पार्ट है। उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया तो ऑब्वियसली वो भी उसकी सैलरी का ही पार्ट है और वो इंक्लूड होगा हमारी जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट इज सर्विस चार्जेस पेड टू अ डीलर इन द एक्सचेंज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो हमने अगर कोई सर्विस चार्जेस पेड किए हैं डीलर के अंदर, एक्सचेंज किया है सेकेंड हैंड गुड्स के अंदर, तो वो इंक्लूड नहीं होगा हमारी जीडीपी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने पहली बार उसको परचेज किया था उसकी चार्जेस हमने पहले ही लगा लिए थे, तो हम पहले उसके चार्जेस को इंक्लूड कर चुके हैं। अब सेकेंड बार उसके चार्जेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा डबल अकाउंटिंग के अंदर, तो ये इंक्लूड नहीं होगा हमारे जीडीपी के अंदर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज स्टेट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक और फ्लो। तो हमने आपको मीनिंग बताया था कि स्टॉक और फ्लो का मीनिंग क्या होता है। स्टॉक का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो हमारा मेजर होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, और फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसको मेजर करते हैं ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो अगर हम किसी बैंक के अकाउंट में मनी देखते हैं, अगर हमारा बैंक बैलेंस चेक करते हैं, तो वो हम एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करते हैं और वो हमारा स्टॉक वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, राइट। तो हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, ना कि हमारा एक साल में ये बैलेंस है, 2 साल में हमारा ये बैलेंस हुआ, नो। इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा क्या बैलेंस था, तो वो आ जाएगा हमारा स्टॉक वेरिएबल के अंदर। और फ्लो वेरिएबल का मतलब जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। हमारा आ जाएगा इसमें हमारे जो प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं वो हमारे ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। हम देखते हैं कि हमने पूरे साल में कितने प्रॉफिट्स कमाए। जो वर्कर्स होते हैं उनको सैलरीज रिसीव होती है, वो हम मेजर करते हैं कि पूरे साल में, पूरी मंथली उनकी क्या सैलरी होगी। तो ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड हो गया, तो वो इंक्लूड होगा हमारा फ्लो वेरिएबल के अंदर। तो हमें मीनिंग समझ में आ चुका है स्टॉक का और फ्लो का क्या मीनिंग है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है हमारी स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है और कौन सी फ्लो के अंदर इंक्लूडेड है। वेल्थ, अब वेल्थ जो होती है हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखते हैं कि हमारी इस टाइम पे हमारे पास कितनी वेल्थ है, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने कैश है। तो ऑब्वियसली एक स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। सीमेंट है, सीमेंट को भी ऑब्वियसली मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास कितनी सीमेंट है। प्रोडक्शन, सीमेंट का प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर सीमेंट का प्रोडक्शन हमें मेजर करना है तो हम देखेंगे कि इस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंड मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इसमें एक टाइम बाउंड आ गया और ये हमारा फ्लो वेरिएबल आ जाएगा। और अगर हम सेविंग्स ऑफ अ हाउस होल्ड की बात करें कि इस टाइम पे हमने कितनी सेविंग्स करी, तो सेविंग्स ऑफ अ हाउस होल्ड और इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड भी हमारी किसमें इंक्लूड होगा, हमारा ये भी एक कि हमने एक साल में कितनी सेविंग्स करी, हमारी पूरे साल की इनकम कितनी है, तो ये दोनों हमारे फ्लो वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। तो स्टॉक वेरिएबल्स रिवर्स से वेल्थ है और सीमेंट प्रोडक्शन, सेविंग ऑफ अ हाउस होल्ड एंड इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड आ जाएंगे हमारे फ्लो वेरिएबल्स, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम
और वेल्थ को मेजर कर रही है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। दे आर वेरिएबल्स मेजर्ड ओवर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेल्थ हमारा मेजर हो रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो वेरिएबल्स जो है हमारे मेजर होंगे ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आ जाएंगे हमारे फ्लो वेरिएबल्स के अंडर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, ये हमारा भी स्टॉक और फ्लो के ऊपर ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज अ स्टॉक और फ्लो: नेशनल कैपिटल, एक्सपोर्ट्स, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड्स। तो स्टॉक और फ्लो है या फिर हमें बताना है। जो हमारा नेशनल कैपिटल है वो एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि उसको मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी क्या नेशनल कैपिटल है, हमारी कंट्री ने कितना कैपिटल, कितना पैसा रेज किया पूरी कंट्री ने। तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉक वेरिएबल के अंदर इंक्लूड होगा। और एक्सपोर्ट्स है, तो एक्सपोर्ट्स को हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, तो एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है जो हमने दूसरी कंट्रीज को सेंड किया, कुछ हमने गुड सेंड किए, या तो सर्विसेज सेंड करी, या तो कुछ कैश सेंड किया। तो ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर नहीं होता, वो हमारा एक वो होता है कि हमने एक साल में कितना एक्सपोर्ट किया, एक मंथ में कितना एक्सपोर्ट किया, तो वो हमारा फ्लो वेरिएबल के अंदर आएगा। और कैपिटल फॉर्मेशन भी हम देखते हैं कि एक टाइम में 2 मंथ में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई, एक साल में हमने कितनी कैपिटल फॉर्म करी, तो वो एक फ्लो वेरिएबल है। और एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड्स, जो फूड पे ने खर्चा किया हाउस होल्ड्स ने, तो ये वाली जो हमारी चीजें होती हैं जो फूड पे खर्चा किया हाउस होल्ड्स ने, वो भी आ जाएगा हमारा किसके अंदर। अगर किसी घर है उसने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया फूड पे, तो ऑब्वियसली वो किस पे देखेगा कि हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा क्या खर्चा हुआ, एक दिन में देखेगा, तो वो एक फ्लो वेरिएबल आ जाएगा। तो हमारा जो कैपिटल स्टॉक नेशनल कैपिटल है वो स्टॉक वेरिएबल, और बाकी सारे वेरिएबल्स हैं हमारे फ्लो वेरिएबल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज अ स्टॉक और फ्लो, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया वाला। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट अ पार्ट ऑफ NFIA? तो NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, वो हमारे पार्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का या फिर नहीं। ये क्वेश्चन आपका जनरली 3 मार्क्स का आता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे। नो, नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर on domestic product. Well, NFIA is the difference between income from abroad by the normal resident of a country and income earned by the non-resident in the domestic territory of that country. It does not include domestic product, whether it is a component of NI, therefore both are different concepts. तो जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं वो हमारा डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बीच। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर करते हैं उसका पार्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है जो हमारा डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम अब्रोड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। तो जो हमारा NFI है वो डिफरेंस है इनकम फ्रॉम अब्रोड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो हमने इनकम अर्न करी है अब्रोड से नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और जो नॉन रेजिडेंट है उससे जो इनकम अर्न करी है, तो इसका डिफरेंस है। तो ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता, और नॉट एक्सपोर्ट्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है नेट एक्सपोर्ट्स का और NFI का। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है हमारा डिफरेंस एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बीच, और NFI का मतलब होता है हमारा जो नेट फैक्टर इनकम में रिसीव हुई है, जो हमने पे करी है, और जो हमने पे करी है उसके बीच में डिफरेंस। तो ये हमारे बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हैं और ये आपस में रिलेट नहीं करते, और ये इसका पार्ट भी नहीं है।
नेट एक्सपोर्ट्स NFIA का पार्ट नहीं है। तो ये आ जाएगा फॉल्स क्वेश्चन, इसका आंसर है फॉल्स। और आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। गिव रीजंस, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइन टू द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। हमें बताना है कि नेशनल इनकम के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होंगी या फिर नहीं। तो आप देख रहे हो कि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाली चीज़ें इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम में या नहीं। तो ये आपको क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन अ फार्म ओन बाय अ फैमिली। जो फैमिली मेंबर्स हैं, एक फार्म है फैमिली ने ओन किया हुआ है, उस पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होंगी या फिर नहीं। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो होती है नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि इससे कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इससे कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही। और किसी चीज़ से अगर कोई इनकम जनरेट नहीं हुई तो ऑब्वियसली वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन बोरिंग फॉर द जनरल गवर्नमेंट। द जनरल गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ बोरिंग करी, उसमें जो इंटरेस्ट का पैसा गवर्नमेंट ने दिया वो हमारा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट होगा, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा या फिर नहीं। तो ऑब्वियसली वो सब चीजें भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि वो बोरिंग का पैसा आ जाता है। और बोरिंग के पैसे पे इंटरेस्ट देना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहा, कुछ कुछ वो नहीं कर रहा, हमारा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो वो हमारा जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट इज हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया। तो जीडीपी और एमपी को कैलकुलेट करने के लिए हम इन सब चीजों को कैसे ट्रीट करेंगे। गिव रीजंस, रेमिटेंसेस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन टू द फैमिलीज इन इंडिया। तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो बाहर के लोग हैं, उसने कुछ ना कुछ हमें पेमेंट करी, कुछ ना कुछ हमें दिया, उसके बदले हमने उनको कुछ नहीं दिया। रेमिटेंसेस का मतलब यही होता है जो वन साइड हमें रिसीव होता है बाहर के लोगों से। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, कोई बाहर के लोग है, उसने हमें कुछ ना कुछ चीजें दी अपनी फैमिलीज को, तो वो हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं। तो जो ये सब चीजें है कि हमें रेमिटेंसेस रिसीव हुए बाहर के लोगों से, तो वो हमारी ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है, राइट। तो जो हमें दे रहा है आदमी, वो उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट, और हमें मिल रही है तो हमारे लिए ट्रांसफर इनकम है। तो वो वन साइडेड इनकम्स का पार्ट है, और उससे हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस पर कुछ ना कुछ फर्क नहीं आ रहा, और ट्रांसफर पेमेंट हमारी इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम के अंदर। तो ऑब्वियसली सब चीजें जो होंगी हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है नो। तो मतलब समझ में आ गया कि रेमिटेंसेस का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। तो जापान की एम्बेसीज इंडिया में होती है। आपको पता है कि हर एक पूरी की पूरी जो हमारी कंट्री है उसमें हर एक कंट्री की एम्बेसी होती है। अगर कहीं किसी को जापान ट्रैवल करना है, किसी को यूएसए ट्रैवल करना है, किसी को कनाडा ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली उसको एम्बेसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और एम्बेसी जो होगी वहां का वीजा लगवाएगी। तो जो एम्बेसी होती है जापान की एम्बेसी इंडिया में है, उसने कुछ रेंट पे किया, वो हमारी इंक्लूड होगी जीडीपी में या नहीं। तो ऑब्वियसली जो हमारी एम्बेसी है जापान की, वो इंडिया में लोकेटेड तो है, बट वो पार्ट तो उसका है, जापान का है। हमने पढ़ा था जो हमारा वन शॉट वीडियो था नेशनल प्रोडक्ट का, कि जो हमारी एम्बेसीज होती हैं वो हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि वो पार्ट तो हमारी बाहर की कंट्रीज का है। अगर जापान की एम्बेसी है तो जापान की उसका पार्ट है, यूएसए की एम्बेसी है तो यूएसए उसका पार्ट है, यूएसए की वो पार्ट है वो। तो ऑब्वियसली वो इंक्लूड नहीं होंगी इन सब जीडीपी के अंदर, क्योंकि वो पार्ट तो किसी और कंट्री का है, और वो अपनी कंट्री का हम उसको पार्ट नहीं बना सकते। तो ये सब चीजें जो होंगी हमारी इंक्लूड नहीं होंगी हमारी नेशनल इनकम या तो के अंदर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लियर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रियल फ्लो। तो हमने अपने वन शॉट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है हमारा रियल फ्लो और एक होता है हमारा मनी फ्लो। तो रियल फ्लो का इसमें मीनिंग डिस्कस किया गया। ये भी आपका 3-4 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका रियल फ्लो वाला। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा फैक्टर सर्विस सेक्टर। तो इन सब चीजों के बीच में जो फ्लो हो रहा है इन दोनों गुड्स के बीच में, तो वो आ जाएगा हमारा रियल फ्लो के अंदर। जो सर्विसेज फ्लो हो रही हैं, जो गुड्स फ्लो हो रहे हैं, वो सब हमारे आ जाएंगे रियल फ्लो के अंडर।
तो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच सर्विस एक्सचेंज हो रही है, गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वो सब आ जाएंगे हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर. फॉर इंस्टेंस, flow sector services from a household to the enterprise, then vice versa from the enterprise to the household again. अगर सर्विसेज फ्लो हो रही हैं हाउस होल्ड से इंटरप्राइज से, जो हाउस होल्ड था वो कुछ सर्विसेज दे रहा है हमारी सर्विस सेक्टर को, और जो सर्विस सेक्टर है और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो फिर हमें हाउस होल्ड को सर्विस कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारी रियल फ्लो के अंदर आ जाएगी. हाउस होल्ड भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर्विस को, सर्विसेज भी इन रिटर्न में कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड के अंदर. तो इसमें दोनों साइडेड का एक्सचेंज हो रहा है और ये आ जाएगा हमारा रियल फ्लो के अंडर. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और ये आपका 2 मार्क्स कैरी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स कैरी करता है और ये क्वेश्चन है आपका प्रोवाइडिंग रीजन एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट. तो हमारे NNP@FC के अंदर ये सब चीजें जो होंगी इंक्लूड होंगी या नहीं हमें एक्सप्लेन करना, राइट. NNP&FC के अंदर ये सब जो चीजें बताएंगे हमें इंक्लूड होंगी या नहीं. इट विल नॉट बी इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो ये जो हमारी चीज है ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, और कोई भी चीज अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती तो हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर नहीं आती और जीडीपी के अंदर भी नहीं आती. तो ये हमारी चीज नहीं इंक्लूड होगी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. नेक्स्ट इज, ये आपका 3 मार्क कैरी करता है ये वाला क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम. पर्सनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ अर्न्ड एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द इनकम विद इन एंड आउटसाइड द नेशन. तो पर्सनल इनकम का मतलब होता है इट इज द सम ऑफ अर्न्ड, जो हमने अर्न करी है इनकम. पर्सनल इनकम का मतलब होता है जो हमारी खुद की इनकम है. अब खुद की इनकम तो हम अर्न भी कर सकते हैं और ट्रांसफर इनकम हमें कहीं से रिसीव भी हो सकती है. तो जो इंडिविजुअल से रिसीव करी है अपनी कंट्री में भी और बाहर की कंट्री में भी. पर्सनल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो इंडिविजुअल्स ने अर्न करी है, वो अर्न करी या तो उसको रिसीव हुई है अपनी कंट्री में या तो बाहर की कंट्री में, तो आ जाएगा हमारा पर्सनल इनकम के अंडर. और प्राइवेट इनकम इज द फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव फ्रॉम द प्राइवेट सोर्सेज विद इन आउटसाइड द कंट्री. और प्राइवेट इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो हमें प्राइवेट चीजों से मिली है, मतलब वो ट्रांसफर है, हमें रिसीव हुई है, हमने अर्न नहीं करी, और वो हमें रिसीव हुई है प्राइवेट सोर्सेज के अंडर, और ये बाहर से रिसीव हुई है ना कि अपने खुद से हमारी कंट्री में रिसीव हुई है. तो पब्लिक और प्राइवेट का मतलब समझ में आ गया कि पर्सनल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो हमने अर्न करी है या तो हमें रिसीव हुई है अपनी कंट्री में भी या तो बाहर की कंट्री में भी. और प्राइवेट इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो हमें बाहर की कंट्री से रिसीव हुई है, अब प्राइवेट सोर्सेज से रिसीव हुई है और ये ट्रांसफर है, हमने अर्न नहीं करी, हमें मिली है. तो आई होप ये वाला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा प्राइवेट इनकम का और पर्सनल इनकम का. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये जनरली में कैरी करता है 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम टू अवेल नेशनल इनकम. तो हमें पता है कि जीडीपी के अंदर हम क्या चीज कैरी करें कि हमें NNP@FC मिल जाए. तो हम क्या कैरी जीडीपी के अंदर क्या कैरी करें कि हमें एनडीपी मिल जाए. तो डी से हमें एन में चेंज करने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देते हैं. और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है हमारा नेट फैक्टर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड माइनस नेट फैक्टर पेड टू अब्रोड. तो ये आ जाएगा हमारा इसका मीनिंग. तो हमें पता है इसका आंसर हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन का कैरी करता है, राइट. 5 to 6 मार्क्स ये क्वेश्चन आपका कैरी करेगा. ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है. गिव रीजन टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइन टू द फॉलोइंग. एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन द फार्म ओन्ड बाय द फैमिली. ये हमारा इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंडर या फिर नहीं. जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं वो फ्री फिर काम कर रहे हैं फार्म के अंदर, वो फार्म फैमिली का है बट वो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे लगे पड़े हैं और फार्म में काम कर रहे हैं. इट विल नॉट इम्प्यूटेड सैलरीज ऑफ द मेंबर्स विल नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम. तो ये हमारा नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इससे कुछ ना कुछ हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही, या तो कुछ ना कुछ हमारी
इनकम नहीं बढ़ रही पूरी कंट्री की, या कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हमारी सोसाइटी के वेलबींग में, तो ये हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फॉर द जनरल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो बोरिंग करी थी उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है वो हमारा इंक्लूड होगा या नहीं, तो ये भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम के अंदर। नेक्स्ट इज imputed salaries of the members will not be included in the national income। तो सैलरीज भी हमारी इंक्लूड नहीं होंगी, और जो गवर्नमेंट ने बोरो किया उसमें जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पर्पज के लिए बोरो करती है, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ये भी हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 5 मार्क कैरी करता है। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब एक ऐसे गुड्स जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, और फाइनल गुड्स का मतलब एक ऐसे गुड्स जो क्रॉस कर चुके हैं हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री को। गिव सूटेबल एग्जांपल्स। गुड्स परचेज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड मेंट फॉर रीसेल एंड यूज्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन बताई गई है कि ऐसे गुड्स जो हमारी प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अभी अंदर हैं और वो रीसेल के लिए यूज किए गए हैं और उसी ईयर में हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल लिया है हमने, कंजम्पशन के लिए चीज़ें ली हैं, तो वो आ जाएंगी हमारी फाइनल गुड्स के अंदर। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब एक ऐसे गुड्स जो हमारे रीसेल के लिए यूज़ किए गए हैं और वो एक साल में हमारी कंज्यूम हो जाएंगे, राइट, तो वो आ जाएंगे हमारे इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। और फाइनल गुड्स का मतलब होता है विच आर परचेज फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और फाइनल गुड्स का मतलब एक ऐसे गुड्स जो हमारी कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने यूज करेंगे, उसको हमने या तो कंज्यूम करना है या तो फर्दर इन्वेस्ट करना है कहीं पे। लाइक मशीनरी का हमने परचेज करी, राइट, तो वो हमारी उसके लिए आ जाएगी फाइनल गुड्स के अंदर, वो हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, या तो हम उससे प्रोडक्शन करेंगे फर्दर या तो उसको हम इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे, या तो हम खुद ही कंज्यूम कर लेंगे। तो हमें पता चल गया कि कैसे क्लासिफाई होते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। तो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी हमारे 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये वाला भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज गिव रीजंस क्लासिफाइंग द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। तो जो हमने इसका मीनिंग डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, बताना है कि कौन से गुड्स हमारे इंटरमीडिएट है या फाइनल है। मशीन परचेज, डीलर ऑफ अ मशीन purchased by a household, it is an intermediate good because it is meant for resale। तो गुड्स मशीन परचेज करी, मशीन में कोई आदमी डील करे, उसने कुछ ना कुछ मशीन परचेज करी, तो जो ये रीसेल के लिए काम किया गया और जो काम रीसेल के लिए होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर आता है। और अगर हाउस होल्ड ने अपने अपने बेनिफिट के लिए खुद करने के लिए कार ली, तो वो हमारे फाइनल गुड के अंदर आएगी, क्योंकि वो अपनी खुद के लिए यूज कर रहा है और वो रीसेल नहीं हो रहा कहीं पे, या तो रीसेल नहीं हो रहा है तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो वो हमारी कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज हो रहा है। और अगर कोई भी चीज कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज होगी तो हमारी आ जाएगी फाइनल गुड के अंडर। ये क्वेश्चन भी हमारा 5 मार्क कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस, आर द फॉलोइंग इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, गिव रीजन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अंडर नलेखा इंडायरेक्ट टैक्स, sales tax, excise duty, salary received by the workers under income tax, corporation tax paid to the salesman by the employer। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस रिसीव हुए हैं अगर किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, एक्सरसाइज ड्यूटी रिसीव हुई है या तो कुछ ना कुछ हमें रिसीव हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस रिसीव हुए हैं, तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं। तो इससे हमारी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ फ्लो या कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करी हमारी नेशनल इनकम के अंदर, जीडीपी के अंदर, तो कुछ ना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट इज वर्कर्स अंडर नरेगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। तो अगर किसी सेल्समैन ने ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो ट्रैवलिंग पेमेंट रिसीव बाय अ पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉयड, देयरफॉर इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये भी हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इससे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
Income tax to be paid by them should not be included separately, but it is a part of profit. It is included in the traveling expenses because it is a part of intermediate consumption of the employees. तो जो हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिसीव हुए हमारी वो सैलरी का पार्ट है, राइट। जो हमें एक्सपेंसेस रिसीव होते हैं हमारे सैलरी से ऊपर जो हमें रिसीव होता है वो होता है हमारा उसका पार्ट, सैलरी का पार्ट। तो सैलरी का जो चीज़ें पार्ट है वो इंक्लूड होंगी हमारी नेशनल इनकम के अंदर। तो ये चीज़ें हमारी इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम के अंदर। तो ये चैप्टर का आपका एंड होता है। बहुत सिंपल चैप्टर था, मैंने आपको पूरा 1 घंटे में सारे के सारे जो वीडियोस थे सब कुछ आपको कवर कर दिया। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें अभी डिस्कस करी आज हमारे इस वीडियो में। हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सटर्नैलिटी का मीनिंग क्या होता है, उसका हमने एग्जाम्पल दिया। फिर हमने डिस्कस किया कि नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो हमें पता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल को हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस और रियल को हम कहते हैं जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। फिर हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होता है। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमने एक्टिविटीज करी उससे जो हमें मनी रिसीव हुई है वो आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। ट्रांसफर पेमेंट का हमने मीनिंग डिस्कस किया कि ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, इसके बदले गवर्नमेंट को कुछ रिसीव नहीं होता, तो ये आ जाएंगी हमारी ट्रांसफर पेमेंट, लाइक डोनेशंस या गिफ्ट्स। तो नॉर्मलिटी एक्सचेंजेस हमने बताया कि क्यों वो एक लिमिटेशन है जीडीपी को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर होते हैं और वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं उनके पास बहुत सारी इनकम हो, और जो पुअर सेक्टर के लोग हैं उनके पास बहुत कम इनकम होती है, तो वो अपने बेसिक चीज़ें भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मैं बताना था कि ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम के अंदर या नहीं। नेट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब बताया था कि अगर डिस्पोजेबल इनकम में से अगर हम सेविंग्स माइनस कर देते हैं तो हमें जो कंज्यूम के लिए पैसा होता है वो आ जाएगा हमारी नेट डिस्पोजेबल इनकम। तो इनडायरेक्ट टैक्स का तो ये होता है कि हमारी प्राइसेस बढ़ जाते हैं और सब्सिडी से हमारे प्राइस लेस हो जाते हैं। तो इंडियंस में जो अमेरिकन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये इंक्लूड होंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर या नहीं। तो स्टॉक और फ्लो का मतलब बताया था कि स्टॉक का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वेरिएबल मेजर है, और फ्लो का मतलब एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर है, और फ्लो का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर है। तो इसका बताया था कि नेशनल कैपिटल एक स्टॉक वेरिएबल है और बाकी सारे फ्लो वेरिएबल है। तो नेट एक्सपोर्ट हमारा पार्ट नहीं है एनएफआईए का। फिर हमने डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सी चीज़ें हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होंगी। अब हमने रियल फ्लो का मीनिंग डिस्कस किया था कि रियल फ्लो कौन सा होता है। 2 टाइप के फ्लोज होते हैं, रियल और हमारे नॉमिनल। तो रियल का मतलब होता है हमारा हाउस होल्ड में और जो सर्विस सेक्टर है दोनों में एक्सचेंजेस होते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमने डिस्कस कर लिया था। ये पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था। डोमेस्टिक इनकम में हम क्या ऐड करें कि नेशनल इनकम मिल जाए तो एनएफआईए ऐड हो जाएगा। तो इसमें से हमने बताया था कि हमारा कौन सी चीज़ें होंगी हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होंगी, हमारे कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं और कौन से फाइनल गुड्स हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब एक ऐसे गुड्स हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, एक साल में हमने प्रोड्यूस करे हैं और हमारा क्या हो जाएगा वो रीसेल के लिए यूज़ है। और फाइनल गुड्स का मतलब हमने खुद की कंजम्पशन के लिए हमने यूज़ की हैं। तो हमने इसमें भी डिस्कस किया था कि कौन से इंटरमीडिएट है ये फाइनल है, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से इंटरमीडिएट हैं या फाइनल हैं। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, और अगर ज़्यादा डाउट्स हो जाएंगे तो हम एक गूगल मीट क्लास कर रख लेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बने रहिए हमारे साथ। और आप अगर हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी हमारी वीडियो सजेस्ट कीजिए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने को, और बेल आइकन भी प्लीज़ हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। अच्छे से इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आना। 2, 3 और 5 मार्क्स के आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए और आपको अच्छे से करना है, राइट। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।